गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेटिक सिस्टम, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द न्यूमेटिक्स। ऐसी कौन सी जगह पे कंप्रेस एयर से चलने वाला न्यूमेटिक सिस्टम जो है वो यूज़ होता है। देखिए कौन सी जगह यूज़ होगा न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। न्यू यूज फॉर न्यूमेटिक्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्कवर। देखिए बहुत सारी जगह पे न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होता है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सारी जगह है, एरिया है जिसके अंदर हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है, उसके अंदर रिसर्च चल रही है। इन कंस्ट्रक्शन स्पेशली आप देखोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर भरपूर न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ पावर फॉर सच एज अ टूल एज अ एयर ड्रिल। ठीक है, जो पोर्टेबिलिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा डिसएडवांटेजेस होता है, उसको थोड़ा ओवरकम करके न्यूमेटिक सिस्टम से यानी कंप्रेस एयर से चलने वाले टूल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग टूल, न्यूमेटिक हैमर, व्रिंचेस, इवन फ्यूजन सपोर्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि वो हमारा सस्पेंशन सिस्टम आता है, एयर फ्यूजन सिस्टम आता है स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जहाँ पे लॉन्चिंग होता है बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर, हम लोग जैसे फ्लाईओवर बनता है वहाँ पे हम लोग वो जो पिलर रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा गर्डर बिठाया जाता है, तो वहाँ पे कूजन सिस्टम के अंदर भी ज़्यादातर एयर सस्पेंशन सिस्टम, फिर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, न्यूमेटिक टायर्स होते हैं, ठीक है, उस कंप्रेस एयर से ऑपरेट होने वाले जो भी इक्विपमेंट है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। कुछ नाम आपको दिए गए एप्लीकेशन के साथ। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे मैकेनिकल में, ठीक है, तो जो हमारे क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं वर्कपीस को क्लैंपिंग करने के लिए, फिर जो ड्रिलिंग मशीन आते हैं, ग्राइंडिंग मशीन आते हैं, ठीक है, असेंबली करने के लिए जो मशीन आते हैं, आपने देखा होगा वो न्यूमेटिक गन आती है बोल्ट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। फिर जो हमारा पिन आता है उसको लकड़ी में डालने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए जो रिवेटिंग मशीन आता है, फिर न्यूमेटिक हैमर आता है, ठीक है, जो स्टेपलर करने वाला क्लिपिंग मशीन आता है, तो वो सब हमारे कंप्रेस एयर से चलते हैं, न्यूमेटिक मशीन है। ठीक है, बड़े बड़े जो होस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि क्रेन होता है, न्यूमेटिक हमारा फॉर्क लिफ्ट होता है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट होता है, फिर जो पैकेजिंग होता है वहाँ पे भी हम लोग ज़्यादातर न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक दैट मीन्स टू द सिस्टम विच इज़ यूज एज अ मीडियम। क्या यूज़ करेंगे एज अ मीडियम? कंप्रेस एयर या फिर कंप्रेस गैस यूज़ करेंगे। मैनी रिसेंट एडवांस इन एयर फ्यूजन सपोर्ट्स आर यूज्ड इन अ मिलिट्री एंड कॉमर्शियल मरीन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। हमको मालूम है कि जब हम लोग टैंक यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर जो हमारा मिसाइल लॉन्चिंग पैड होता है, हमारा रॉकेट लॉन्चिंग पैड होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा थ्रस्ट फोर्स लगता है जब हम लोग फायरिंग करते हैं, जब लॉन्चिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्रूजन का मतलब क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि शॉक एब्जॉर्ब करने वाला जो सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है। तो मिलिट्री के अंदर, मरीन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जहाँ पे आपको सबमरीन लॉन्च करने हैं, बड़े बड़े शिप लॉन्च करने हैं, एरोप्लेन को लॉन्च करना है, फिर उसको टेक ऑफ करना है, एरोप्लेन को टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करना है, तो वहाँ पे जो उसका सस्पेंशन सिस्टम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ हो सकती है। कुछ और आपको डिटेल में एप्लीकेशन दी गई है पूरा टेबल बना के फील्ड के साथ। तो देखिए कौन सी जगह पे न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग में होता है। अगर आपको मटेरियल हैंडलिंग करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। और कुछ जनरल एप्लीकेशन दी गई है। अगर मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे तो मटेरियल में क्या होता है? हैंडलिंग में तो हमको एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल हैंडल करना है, ठीक है। तो क्लैंपिंग के लिए
मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए, पोजीशन देने के लिए, उसके ओरिएंटेशन के लिए। फिर बॉटल फिलिंग, जो फीडिंग सिस्टम आता है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल फिलअप होता है, सिरप, फिर जो लीकर होता है वो सब का जो बॉटल फिलिंग सिस्टम होता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम होता है, स्पेशली ब्रेक लगाने के लिए, ब्रेकिंग पर्पस के लिए, बॉन्डिंग यानी प्रेशर अप्लाई करके कोई चीज़ जॉइंट करने के लिए, लॉक करने के लिए सिस्टम। देखिए लॉक का आपको याद होगा, आप जैसे आपकी कार की हैंड ब्रेक खींच लेते हैं तो वहाँ पे वो क्या करेगा, कंप्रेस एयर की वजह से आपका ब्रेक लॉक हो जाएगा। ठीक है। पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपने देखा होगा पैकेजिंग में ढेर सारी जगह पे कंप्रेस एयर का सिस्टम यूज़ होता है, सील लगाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। फीडिंग वापस आया, बॉटल फीड करना है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, वाटर बॉटल, सिरप का बॉटल, लीकर के बॉटल, जहाँ जहाँ पे बॉटल फिलिंग होगा वहाँ पे कंप्रेस एयर यूज़ होता है। ठीक है। सॉर्टिंग करने के लिए, यानी अगर आपने कुछ आपका ट्रांसफ़र लाइन चल रहा है वहाँ पे अगर आपको देखना है कि भाई कितने पैकेट के अंदर मटेरियल फिलअप हो चुका है, कितने मटेरियल खाली है, तो वहाँ पे ये एयर वाला सिस्टम होगा। अगर भारी चीज़ होगी तो कन्वेयर पे आगे बढ़ेगी, अगर वेट थोड़ा कम होगा, पैकेट खाली होगा तो हवा से वहाँ से उड़ जाएगा। जैसे सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है, स्टैकिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो ये सारी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए, हैंडल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन होता है, न्यूमेटिक टर्निंग मशीन होता है, न्यूमेटिक मिलिंग मशीन होता है, न्यूमेटिक सोविंग मशीन होता है। ठीक है। फिर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस एयर यूज़ करते हैं। फिनिशिंग ऑपरेशन यानी एब्रेसिव जेट मशीन होता है, वाटर जेट मशीन होता है। तो एब्रेसिव जेट मशीन है, वाटर जेट मशीन है, वहाँ पे हम लोग कंप्रेस एयर यूज़ करते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, फॉर्मिंग टूल कटिंग के लिए। स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं। स्टैंपिंग ऑपरेशन प्रेस मशीन पे होता है, तो प्रेस मशीन भी हमारे न्यूमेटिक सिस्टम से ऑपरेट हो सकते हैं। वैसे ही प्रेस मशीन पे एम्बोजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। फाइलिंग होता है यानी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है। तो जो हमारा हेक्सो है, जो ऑटोमेटिक हेक्सो से चलता है, जैसे हमारा ऑटोमेटिक हेक्सो मशीन चलता है बिल्कुल उसी तरह हमारा ऑटोमेटिक फाइलिंग मशीन चलेगा न्यूमेटिक सिस्टम से। क्लियर। अगर जनरल एप्लीकेशन की बात करेंगे कि और कौन सी जगह पे न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होता है, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, सीमेंट प्रोडक्ट होता है वहाँ पे पैकेजिंग में, सीमेंट का प्रोसेस करने में। केमिकल प्लांट में तो भरपूर यूज़ होगा। कॉल माइन की बात करेंगे तो कॉल माइन ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ नहीं कर सकते, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले पंप आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोयला आसपास पूरा कोयला है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाले टूल यूज़ करोगे तो करंट लीकेज की वजह से आग लगने के चांसेस है। तो सारी कॉल माइन है, जितनी भी कॉल माइन होगी ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रेजिंग करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, ब्लास्टिंग करने के लिए, सब जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, न्यूमेटिक टूल यूज़ करेंगे। वहाँ पे कंप्रेस एयर से चलने वाली मोटर होती है, मोटर की मदद से पंप चलता है। ठीक है। न्यूमेटिक पंप्स भी होते हैं, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉटन मिल जो होता है, जहाँ पे कॉटन का प्रोसेसिंग होकर कपड़ा बनता है, लाइक टेक्सटाइल मशीन में, तो आप देख लो अभी हाइड्रोलिक जैक आया है, रेपियर जैकार मशीन आया है, तो उसमें भी न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होता है। जो मिल्क प्रोसेसिंग है प्लांट यानी डेयरी है, जहाँ पे मिल्क के ऊपर प्रोसेसिंग होता है तो वहाँ पे भी न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है। फॉर्ज शॉप होता है यानी फॉर्जिंग शॉप होता है, फॉर्जिंग ऑपरेशन होता है, जहाँ पे हमारा लोहार काम करता है, तो आप वहाँ पे भी न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं मशीन टूल को ऑपरेट करने के लिए, मशीन टूल चलाने के लिए। ठीक है। डोर और क्यूट कंट्रोल आपको मालूम होगा, जैसे हमारा जो गाड़ी का लॉकिंग, डोर लॉकिंग सिस्टम होता है, वो तो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। लेकिन कहीं पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो जैसे कि आप उसमें गए होगे शिप में, समुद्र में जो शिप तैरता है, तो वहाँ पे जो उसका डोर लॉकिंग सिस्टम होता है वो न्यूमेटिक होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा चैम्बर एयर टाइट करना पड़ता है ताकि पानी वानी ना आ जाए, लीकेज ना हो। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको कंट्रोल करने के लिए, टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जनरली, टेक्निकली,
ठीक है, जहाँ पे आप लोग न्यूमेटिक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस एयर यूज़ होता है। तो जो एयर है वो तो हमारा एटमॉस्फेयर में एकदम फ्रीली अवेलेबल है, उसका हमको कोई पैसा नहीं देना है, हमको सिर्फ क्या करना है, कंप्रेसर चलाना है। कंप्रेसर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एयर को सक्शन करके थ्रू अंदर लेगा, फिर उसको कंप्रेस करके प्रेशराइज करके स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसमें हमको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई जो कंप्रेस एयर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो देखिए आसपास एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हमारी एयर की प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर में अगर हम लोग बाई वॉल्यूम देखेंगे तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% दूसरे गैसेस होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हमारी कंप्रेस एयर की भी हो जाएगी, जिसको हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है। कई बार क्या होगा कि जैसे जैसे जियोलॉजिकल एरिया चेंज होता है ना, जैसे जैसे आप लोग एरिया चेंज करते हो, आपका जो स्टेट चेंज होता है, आपका कंट्री चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एयर की क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। क्लियर। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए एयर के लिए जिससे हमारा न्यूमेटिक सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा, तो कुछ आपको डिफाइन की हुई प्रॉपर्टियाँ दी गई है। ठीक है, कि जैसे कि एयर जो होता है उसका मोलिकुलर वेट होना चाहिए 28.96 kg पर किलो मोल। डेंसिटी एयर का होगा 15 से लेके 1 बार तक 1.21 kg पर मीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 बार प्रेशर पे उसका 191 टू 194 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग ऑफ द एयर होगा 1 बार प्रेशर पे -212 से लेके -216 डिग्री सेल्सियस। माइनस में है ना, फ्रीजिंग पॉइंट है तो माइनस में होगा। और गैस कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एयर का। देखिए एयर है ना वो गैसियस टेस्ट में आता है, गैस वाली कैटेगरी में एयर आता है, तो उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा 286.9 जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो इतनी डिसाइडेड या फिर डिफाइनेड प्रॉपर्टियाँ हमारी एयर के अंदर होनी चाहिए, जिससे हम लोग हमारे न्यूमेटिक सिस्टम को अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग मीडियम के अंदर एज अ वर्किंग मीडियम हम लोग कंप्रेस एयर यूज़ करते हैं। तो इतनी कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टियाँ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फ्री एयर एंड स्टैंडर्ड एयर। क्या डिफरेंस है, दो तरह की एयर होती है ना, एक हमने पहले बोला कि भाई बाहर के एटमॉस्फेयर में फ्री में अवेलेबल है, उसका आपको कोई पैसा नहीं देना है, आसपास जो है उसको आप क्या कर लो, सक्शन करके खींच के टंकी के अंदर स्टोर कर दो। क्लियर। लेकिन जो स्टैंडर्ड एयर होता है, स्टैंडर्ड एयर यानी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, हमारे जो भारत सरकार के जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों ने R554 में कुछ क्या किया है, उन लोगों ने अकॉर्डिंग टू ISO R554 के अकॉर्डिंगली हमको कुछ स्टैंडर्ड एयर के क्राइटेरिया दिए गए हैं कि जैसे कि भाई सी लेवल पे अगर एयर प्रेशर 1.01324 बार होगा, उस टाइम पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 36% होगी, तो ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे जो भी एवरेज एयर अवेलेबल है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड एयर। क्लियर। बाकी और कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड एयर ही यूज़ करना है। तो क्या आप लोग वेट करोगे कि भाई समुंदर के लेवल पे 1.01324 बार डेवलप होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 36% होगी, तब हम लोग एयर को चालू करेंगे, तब हम लोग कंप्रेसर चालू करेंगे? ऐसा नहीं होता है। जनरली जो एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल एयर है सब लोग वही यूज़ करते हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि धूल मिट्टी डस्ट ना चला जाए सिस्टम में। तो वो थोड़े कॉमन क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, फ्री में मिल रहा है एयर, मन चाहे इतना यूज़ करो। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, थोड़ा क्लीन होना चाहिए। क्लियर। अब थोड़ा थर्मोडाइनेमिक्स में चले जाएंगे। एयर क्या है हमारा, तो कि गैस है। तो जितने गैस के ऊपर लॉस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, गैल्यूसेक लॉ होता है। ठीक है। तो जो परफेक्ट गैस होता है या फिर आइडियल गैस का जो बिहेवियर हम लोग डिफाइन करते हैं 3 लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर आपको परफेक्ट गैस या आइडियल गैस डिफाइन करना है तो आप बॉयल्स का लॉ दिखाओगे, चार्ल्स ने जो लॉ दिया था वो आप एप्लीकेबल करोगे, गैल्यूसेक का लॉ एप्लीकेबल करोगे। तो सारे जो गैस के लॉ है वो हमारे एयर के ऊपर भी अवेलेबल होंगे।
तो एयर को भी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ आइडियल गैस या फिर आइडियल लिक्विड सब्सटेंस की तरह। लिक्विड को नहीं बोला जाएगा, इसको आप क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस। गैसियस स्टेट में जो हमारा सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं एयर, उसके ऊपर भी बॉयल्स का लॉ, चार्ल्स का लॉ और गैल्यूसेक का लॉ एप्लीकेबल होता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, जैसे किसी गैस की प्रॉपर्टी अगर आपको डिफाइन करनी है, कोई नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर कोई परफेक्ट गैस है, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारे लॉ क्या करने पड़ेंगे, प्रूव करने पड़ेंगे, वहाँ पे एप्लीकेबल करवाने पड़ेंगे। तो सेम टू सेम हमारा जो कंप्रेस एयर है तो वो भी गैस की तरह ही काम करता है, वो हमारा गैस ही है, गैसियस स्टेट में ही है और गैस वाली कैटेगरी में ही आता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करनी है। तो ये भी आपको थ्योरी में पूछ सकते हैं कि भाई न्यूमेटिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए या फिर न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंप्रेस एयर यूज़ होता है तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो ये 3 लॉ है वो आप वहाँ पे भी एप्लीकेबल करवा सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में, वो जैसे हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट देखे थे, बिल्कुल उसी तरह हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम के भी बेसिक कंपोनेंट देखेंगे। आज मैंने जो आपको बताया है वो सारी चीज़ें आप लोग क्लास नोट में नोट डाउन कर लेना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।